चैप्टर 5 लड़के सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। प्रत्येक विद्यालय का कथाओं के रंगमंच में प्रवेश द्वार था, जो 2 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिम के द्वार अच्छे विद्यार्थियों के लिए बने भाग में खुलते थे, जो गुलाबी और नीले रंग की बेंचों, क्रिस्टल की नक्काशी और कांच के फूलों के जगमगाते गुलदस्तों से सजा हुआ था। पूर्व के द्वार बुरे विद्यार्थियों के लिए बने भाग में खुलते थे, जहां टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की बेंचें, हत्या और यातना के चित्र और जली हुई छत से लटकते घातक स्तंभ थे। जैसे ही विद्यार्थी स्वागत समारोह के लिए अपने अपने भागों में प्रवेश करते थे, परियां और भेड़िए उनके बीच के चांदी के संगमरमर के गलियारे की रक्षा करते थे। अपनी भयानक नई वर्दी के बावजूद सोफी का बुराई के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं था। अच्छी लड़कियों के चमकदार बाल, मनमोहक मुस्कान और आकर्षक गुलाबी पोशाकों को देखते ही वो समझ गई कि उसे अपनी बहनें मिल गई हैं। अगर परियां उसे नहीं बचाएंगी तो उसकी साथी राजकुमारियां जरूर बचा लेंगी। खलनायकों द्वारा धकेले जाने पर उसने अच्छी लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वे थिएटर में उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थीं। आखिरकार सोफी किसी तरह गलियारे तक पहुंची, अपने हाथ हिलाए और चिल्लाने के लिए मुंह खोला, तभी एक हाथ ने उसे खींचकर एक सड़ी हुई बेंच के नीचे दबा दिया। अगाथा ने उसे गले लगा लिया। मुझे स्कूल मास्टर का टावा मिल गया। ये खाई में है और वहाँ पहरेदार हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह ऊपर पहुँच जाएं तो हम। हाय, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे अपने कपड़े दीजिए, सोफी ने अगाथा की गुलाबी पोशाक को घूरते हुए कहा। जल्दी करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मजाक कर रही हो, सोफी, हम यहाँ नहीं रुक सकते। बिल्कुल सही, सोफी मुस्कुराई। मुझे तुम्हारे स्कूल में होना चाहिए और तुम्हें मेरे स्कूल में, जैसा कि हमने बात की थी, याद है। लेकिन तुम्हारे पिता, मेरी माँ, मेरी बिल्ली, अगाथा हड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ उनका क्या हाल है। वे हमें सांप, गिलहरी या झाड़ी बना देंगे। सोफी, हमें घर वापस जाना होगा। क्यों? गिवाल्डन में मेरे पास वापस जाने के लिए क्या है? सोफी ने कहा। अगाथा आहत होकर शर्म से लाल हो गई। तुमने, ठीक है, कुछ नहीं। अब कृपया मेरी पोशाक दीजिए। अगाथा ने अपनी बाहें मोड़ लीं। तो मैं खुद ले लूंगी, सोफी ने गुस्से से कहा। लेकिन जैसे ही उसने अगाथा की फूलों वाली आस्तीन पकड़ी, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वह एकदम रुक गई। सोफी ने कान खड़े करके ध्यान से सुना और एक पैंथर की तरह भागी। वह टेढ़ी मेढ़ी बेंचों के नीचे से सरकती हुई, बदमाशों के पैरों से बचती हुई, आखिरी बेंच के पीछे छिप गई और उसके चारों ओर झांकने लगी। अगाथा झुंझलाते हुए पीछे पीछे आई। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है, सोफी ने अगाथा का मुंह ढक दिया और बढ़ती हुई आवाज़ों को सुनने लगी। वो आवाज़ें जो हर अच्छी लड़की को चौंका देती थीं। वो आवाज़ें जिन्हें सुनने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। हॉल से बूटों की धमक, स्टील के टकराने की आवाज़। पश्चिम के दरवाजे खुलते ही 60 खूबसूरत लड़के तलवारबाजी करते नजर आए। धूप से दमकती त्वचा हल्के नीले रंग की आस्तीनों और कड़े कॉलरों से झांक रही थी। लंबे नेवी ब्लू बूट्स ऊंची कट वाली वेस्टकोट और पतली गांठदार टाई से मेल खा रहे थे। प्रत्येक टाई पर एक सुनहरा अक्षर कढ़ाई किया हुआ था। जैसे ही लड़के शरारती अंदाज में तलवारबाजी करने लगे, उनकी कमीजें तंग बेज रंग की पैंट से बाहर निकल आईं, जिससे उनकी पतली कमर और मांसपेशियों की झलक दिखाई देने लगी। पसीने से तर चेहरे चमक रहे थे। जैसे ही वे गलियारे में आगे बढ़े, संगमरमर पर बूट्स की आवाज़ गूंजी और देखते ही देखते तलवारबाजी अपने चरम पर पहुंच गई। लड़के लड़कों को बेंचों से चिपका रहे थे। आखिरी बार जब वे एक साथ हरकत में आए, तो उन्होंने अपनी कमीजों से गुलाब निकाले और मैडम चिल्लाते हुए उन्हें उन लड़कियों की ओर फेंक दिया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आईं। बीट्रिक्स को इतने गुलाब मिल गए कि वह एक बगीचा लगा सकती थी। ये सब देखते हुए अगाथा को चक्कर आने लगे, लेकिन तभी उसने सोफी को देखा, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह अपने गुलाब के लिए तरस रही थी। जर्जा बेंचों पर बैठे खलनायकों ने राजकुमारों का विरोध किया और नेवर्स रूल और एवर्स स्टिक लिखे बैनर लहराए। सिवाय धूर्त चेहरे वाले हॉट के
जिसने रूठकर हाथ बांध लिए और बुदबुदाया, इन्हें अपना अलग प्रवेश द्वार क्यों मिलता है। राजकुमारों ने झुककर खलनायकों को चुंबन दिए और अपनी सीटों पर बैठने की तैयारी की। तभी अचानक पश्चिमी दरवाजे फिर से जोर से खुल गए और एक और अंदर चला गया। सुनहरे रंग के बालों का आभामंडल, बादलों से रहित आकाश जैसी नीली आंखें, गर्म रेगिस्तानी रेत जैसी त्वचा, वो एक विशिष्ट चमक से दमक रहा था, मानो उसका खून बाकियों से कहीं अधिक शुद्ध हो। अजनबी ने तलवारों से लैस, गुस्से में घूरते हुए लड़कों पर एक नज़र डाली, अपनी तलवार निकाली और मुस्कुराया। 40 लड़के एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन उसने बिजली की तेजी से हर एक को निहत्था कर दिया। उसके सहपाठियों की तलवारें उसके पैरों के नीचे ढेर हो गईं, जिन्हें उसने बिना एक खरोंच भी पहुंचाए झटक कर दूर कर दिया। सोफी मंत्रमुग्धा होकर देखती रह गई। अगाथा चाहती थी कि वह खुद को ही तलवार से घायल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लड़के ने हर नई चुनौती को आते ही तुरंत खारिज कर दिया। उसकी नीली टाई पर कढ़ाई किया हुआ टी उसकी तलवार के हर वार के साथ चमक रहा था, और जब आखिरी लड़का भी तलवार विहीन और हक्का बक्का रह गया, तो उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हो कि उसका इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुड के लड़के जानते थे कि इसका क्या मतलब था। राजकुमारों के पास अब एक राजा था, यहाँ तक कि खलनायकों को भी हूटिंग करने का कोई कारण नहीं मिला। इस बीच अच्छी लड़कियां बहुत पहले ही जान चुकी थीं कि हर सच्ची राजकुमारी को एक राजकुमार मिल जाता है, इसलिए आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उस सुनहरे लड़के ने अपनी कमीज से एक गुलाब निकाला तो वे सब ये सब भूल गईं। वे सब उछल पड़ीं, रुमाल लहराते हुए, दाना चुगने वाले हंसों की तरह एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगीं। लड़के ने मुस्कुराते हुए अपना गुलाब हवा में ऊंचा उछाल दिया। अगाथा ने सोफी को हिलते हुए बहुत देर से देखा। वो उसके पीछे दौड़ी, लेकिन सोफी गलियारे में घुस गई, गुलाबी बेंचों के ऊपर से छलांग लगाई, गुलाब के लिए झपटी और उसके बजाय एक भेड़िए को पकड़ लिया। जैसे ही भेड़िया सोफी को खींचकर उसके पास लाया, उसकी नज़र उस लड़के से मिली जिसने पहले उसका सुंदर चेहरा देखा, फिर उसके भयानक काले वस्त्र देखे और अचंभित होकर अपना सिर झुका लिया। फिर उसने अगाथा को गुलाबी रंग में लथपथ देखा, उसका गुलाब उसकी खुली हथेली में पड़ा था और वह सदमे से पीछे हट गया। जैसे ही भेड़िए ने सोफी को बुराई के साथ और परियों ने अगाथा को अच्छाई के साथ धकेल दिया, लड़का आंखें फाड़कर देखता रहा, समझने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ समझने की कोशिश करो। तभी एक हाथ ने उसे खींचकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। हाय, मैं बीट्रिक्स हूँ, उसने कहा और यह सुनिश्चित किया कि वो उसके सारे गुलाब देख ले। बुरी सीट पर बैठी सोफी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। खुद को आईने में बदल लो, तब तुम्हें मौका मिलेगा। सोफी ने अपने बगल में बैठी हेस्टर की ओर रुख किया। उसका नाम टेड्रोस है, उसकी रूममेट ने कहा, और वह अपने पिता की तरह ही घमंडी है। सोफी पूछने ही वाली थी कि उसके पिता कौन है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी चमकदार चांदी की तलवार पर पड़ी, जिसका मूठ हीरो से जड़ा था। शेर के चिन्ह वाली वह तलवार जिसे उसने कहानियों में पढ़ा था। एक्केलिबर नाम की तलवार। क्या वह राजा आथा का बेटा है? सोफी ने हैरानी से पूछा। उसने टेड्रोस की उभरी हुई गाल की हड्डियों, रेशमी सुनहरे बालों और मोटे, कोमल होठों को गौर से देखा। उसके चौड़े कंधे और मजबूत बाहें उसकी नीली कमीज में पूरी तरह फिट थीं, टाई ढीली थी और कॉलर खुला हुआ था। वो इतना शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था, मानो उसे पता हो कि भाग्य उसके साथ है। उसे निहारते हुए सोफी को लगा कि उसका अपना भाग्य निश्चित हो गया है। वह मेरा है। अचानक उसे गलियारे के उस पार से एक तीखी निगाह महसूस हुई। हम घर जा रहे हैं, अगाथा ने स्पष्ट स्वर में कहा। अच्छाई और बुराई के विद्यालय में आपका स्वागत है, दोनों प्रधानाध्यापकों में से अधिक विनम्र प्रधानाध्यापक ने कहा। गलियारे के विपरीत किनारों पर अपनी सीटों से सोफी और अगाथा एक विशालकाय कुत्ते को देख रही थीं, जिसके एक ही शरीर पर 2 सिर थे और वह बीच से फटे हुए चांदी के पत्थर के मंच पर चहलकदमी कर रहा था। एक सिर उग्र, लार टपकाता हुआ और नर था, जिसकी गर्दन पर घने बाल थे। दूसरा सिर प्यारा और कोमल था, जिसका जबड़ा कमजोर था
शरीर पर कम बाल थे और आवाज मधुर थी। किसी को यकीन नहीं था कि प्यारा सा सिर नर था या मादा, लेकिन जो भी था, ऐसा लग रहा था कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मैं पोलक्स हूँ, स्वागत करने वाला नेता, उस अच्छे मुखिया ने कहा। और मैं हूँ कैस्टर, स्वागत करने वाला लीडर असिस्टेंट और उन सभी लोगों के लिए सजा का कार्यकारी जल्लाद जो नियमों को तोड़ते हैं या गधे की तरह व्यवहार करते हैं, उस उग्र व्यक्ति ने गरजते हुए कहा। सभी बच्चे कैस्टर से डरे हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि खलनायक भी। धन्यवाद कैस्टर, पोलक्स ने कहा। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप यहाँ क्यों हैं। सभी बच्चे अच्छी या बुरी आत्माओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक पवित्र होती हैं, और कुछ आत्माएं तो बिल्कुल बेकार होती हैं। कैस्टर गरजते हुए बोला। जैसा कि मैं कह रहा था, पोलक्स ने कहा, कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक पवित्र होती हैं, लेकिन सभी आत्माएं मूल रूप से अच्छी या बुरी होती हैं। जो बुरे हैं वे अपनी आत्मा को अच्छा नहीं बना सकते, और जो अच्छे हैं वे अपनी आत्मा को बुरा नहीं बना सकते। तो सिर्फ इसलिए कि अच्छाई हर चीज में जीत रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पाला बदल सकते हो, कैस्टर गुस्से से बोला। अच्छे छात्रों ने एवज एवज कहकर जयकार की, बुरे छात्रों ने नेवज नेवज कहकर जवाब दिया। इससे पहले कि भेड़िए एवज पर पानी की बाल्टियां उड़ेल दें, परियां नेवज पर इंद्रधनुष बना दें और दोनों पक्ष चुप हो जाएं। एक बार फिर पोलक्स ने कड़े स्वर में कहा, जो दुष्ट हैं वे अच्छे नहीं हो सकते और जो अच्छे हैं वे दुष्ट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी समझाने या दंडित करने की कोशिश करें। कभी कभी आपको दोनों के बीच की भावनाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपके वंश वृक्ष में ऐसी शाखाएं हैं जहां अच्छाई और बुराई का विषैला मिश्रण हो गया है। लेकिन यहाँ अच्छाई और बुराई के विद्यालय में हम आपकी इन भावनाओं को दूर करेंगे, हम आपके भ्रम को दूर करेंगे, हम आपको यथासंभव शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे साथ कुछ इतना बुरा होगा कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसमें ये शामिल होगा कि तुम फिर कभी दिखाई नहीं दोगे। एक और बार तो मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, पोलक्स चिल्लाया। कैस्टर अपनी उंगलियों को घूर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कोई भी प्रतिभाशाली छात्र असफल नहीं होगा, पोलक्स ने राहत महसूस कर रहे बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम हर बार यही कहते हो और फिर कोई न कोई असफल हो जाता है, कैस्टर ने बुदबुदाते हुए कहा। सोफी को दीवार पर बेन का डरा हुआ चेहरा याद आया और वह सिहर उठी। उसे जल्द से जल्द गुड पहुंचना था। अनंत वनों में हर बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने का सपना देखता है, लेकिन स्कूल मास्टर ने तुम्हें चुना, पोलक्स ने दोनों ओर देखते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दिलों में झांका और कुछ बहुत ही दुर्लभ पाया। शुद्ध अच्छाई और शुद्ध बुराई। अगर हम इतने पवित्र हैं तो फिर यह क्या बात है। नुकीले कानों वाला एक शरारती गोरा लड़का ईविल की ओर से खड़ा हुआ और सोफी की ओर इशारा किया। गुड गांव के एक हटे कट्टे लड़के ने अगाथा की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पास भी एक है। हमारे यहाँ तो फूलों की खुशबू आती है। एक खलनायक चिल्लाया। हमारे वाले ने तो एक परी को खा लिया। हम तो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। हमारे वाले ने हमारे चेहरे पर पाद दिया। सोफी ने भयभीत होकर अगाथा की ओर देखा। हर कक्षा में हम दूर दराज के जंगलों से 2 पाठकों को यहाँ लाते हैं, पोलक्स ने घोषणा की। हो सकता है कि वे हमारी दुनिया को चित्रों और किताबों से जानते हों, लेकिन वे हमारे नियमों को भी उतना ही अच्छी तरह जानते हैं जितना आप। उनमें भी वही प्रतिभाएं हैं और लक्ष्य, गौरव हासिल करने की समान क्षमता। और वे भी हमारे कुछ बेहतरीन छात्र रहे हैं। लगभग 200 साल पहले, कैस्टर ने चिढ़कर कहा। वे अब बाकी लोगों से अलग नहीं हैं, पोलक्स ने बचाव करते हुए कहा। वे हम बाकी लोगों से अलग दिखते हैं, एक चिकने, भूरे रंग की त्वचा वाले खलनायक ने व्यंग्यपूर्वक कहा। दोनों स्कूलों के छात्र सहमति में बुदबुदाए। सोफी ने अगाथा को घूर कर देखा, मानो कह रही हो कि यह सब सिर्फ पोशाक बदलने से सुलझ सकता है। स्कूल मास्टर के चयन पर सवाल मत उठाओ, पोलक्स ने कहा। तुम सब एक दूसरे का सम्मान करोगे, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे,
चाहे तुम किसी प्रसिद्ध परिवार से हो या असफल परिवार से, चाहे तुम राजकुमार हो या पाठक, तुम सबको अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चुना गया है। क्योंकि एक बार यह संतुलन बिगड़ गया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमारे हॉल में सन्नाटा छा गया। अगाथा ने मुंह बनाया। वो यही नहीं चाहती थी कि उनके जीवित रहते ये दुनिया नष्ट हो जाए। केस्टर ने अपना पंजा उठाया। क्या? पोलक्स करा उठा। बुराई अब क्यों नहीं जीतती? पोलक्स ऐसा लग रहा था मानो वह उसका सिर काट देगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खलनायकों की गरज सुनाई दे रही थी। हाँ, अगर हम इतने संतुलित हैं, हॉट चिल्लाया, तो हम हमेशा क्यों मर जाते हैं? हमें कभी अच्छे हथियार नहीं मिलते। शरारती लड़के ने चिल्लाकर कहा। हमारे ही गुर्गे हमें धोखा दे रहे हैं। हमारे दुश्मन के पास हमेशा एक सेना होती है। हेस्टर खड़ी हो गई। बुराई ने 200 वर्षों में कभी जीत हासिल नहीं की है। केस्टर ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका लाल चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया। अच्छा होना धोखा है। नेवज विद्रोह में उछल पड़े और भयभीत एवज पर खाना, जूते और जो कुछ भी हाथ लगा, सब कुछ फेंकने लगे। सोफी अपनी सीट पर सिकुड़ गई। टेड्रोस को क्या पता होगा कि वह भी उन बदसूरत गुंडों में से एक है। उसने बेंच के ऊपर से झांका और देखा कि वो उसे घूर रहा है। सोफी शर्म से लाल हो गई और वापस नीचे झुक गई। भेड़िए और परियां उसके चारों ओर गुस्से में भरी भीड़ पर टूट पड़े, लेकिन इस बार इंद्रधनुष और पानी उन्हें रोक नहीं सके। स्कूल मास्टर उनके पक्ष में हैं। हेस्टर चिल्लाए, हमारे पास तो कोई मौका ही नहीं है। हॉट चिल्लाया। नेवज ने परियों और भेड़ियों से लड़ते हुए एवज की बेंचों पर धावा बोल दिया। क्योंकि तुम मूर्ख बंदर हो। खलनायक अवाक होकर ऊपर देखने लगे। अब बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको एक थप्पड़ मार दूंगा। पोलक्स चीखा। वे बिना किसी बहस के बैठे रहे, सिवाय अनादिल के चूहों के, जो उसकी जेब से झांक रहे थे और फुफकार रहे थे। पोलक्स ने खलनायकों को घूरते हुए कहा, शायद अगर तुम शिकायत करना बंद कर दो, तो कोई काबिल खलनायक पैदा कर पाओगे। लेकिन हमें तो बस बहाने ही सुनने को मिलते हैं। क्या तुमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक भी अच्छा खलनायक पैदा किया है? एक भी ऐसा खलनायक जो अपने कट्टर दुश्मन को हरा सके? इसलिए तो पाठक यहाँ उलझन में आते हैं। इसलिए तो वे अच्छे बनना चाहते हैं। सोफी ने देखा कि गलियारे के दोनों ओर बैठे बच्चे उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे। विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, पोलक्स ने नर्म लहजे में कहा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। तुममें से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, वे राजकुमार और जादूगर, शूरवीर और चुड़ैल, रानी और तांत्रिक बनेंगे। या फिर बदबूदार होने पर ट्रोल या सुआ बन जाओगे। केस्टर ने थूकते हुए कहा। छात्रों ने गलियारे के उस पार एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि मामला कितना गंभीर है। तो अगर आगे कोई और रुकावट नहीं आती है, पोलक्स ने अपने भाई को घूरते हुए कहा, तो चलिए नियमों की समीक्षा करते हैं। 13वां नियम, छात्रों के लिए हाफवे ब्रिज और टावर की छतों पर जाना मना है। पोलक्स ने मंच पर भाषण दिया। गारगोयल्स को घुसपैठियों को देखते ही मार डालने का आदेश है, लेकिन वे अभी तक छात्रों और घुसपैठियों के बीच का अंतर नहीं समझ पाए हैं। सोफी को ये सब नीरस लगा, इसलिए उसने ध्यान हटाकर टेड्रोस को घूरना शुरू कर दिया। उसने इतना साफ सुथरा लड़का पहले कभी नहीं देखा था। गिवाल्डन के लड़के सुअरों जैसी बदबू मारते थे और फटे होंठ, पीले दांत और काले नाखूनों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन टेड्रोस की त्वचा स्वर्ग जैसी सुनहरी थी, हल्की दाढ़ी थी और उस पर दाग का कोई नामोनिशान नहीं था, बिल्कुल नहीं। जोरदार तलवारबाजी के बाद भी उसके सुनहरे बाल अपनी जगह पर जमे हुए थे। जब उसने अपने होंठ चाटे तो उसके सफ़ेद दांत एकदम कतारों में चमक उठे। सोफी ने पसीने की एक बूंद को उसकी गर्दन पर लहराते हुए उसकी कमीज के नीचे गायब होते देखा। उसकी खुशबू कैसी होगी? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ताज़ी लकड़ी जैसी, और उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि बीट्रिक्स दबे स्वर में टेड्रोस के बालों को सूंघ रही थी। इस लड़की के मामले को तुरंत निपटाने की जरूरत थी।
एक बिना सिर वाली चिड़िया सोफी की पोशाक पर आकर गिरी। वह चीखते हुए और अपनी कमीज झटकते हुए अपनी सीट से उछल पड़ी, जब तक कि मरी हुई चिड़िया जमीन पर नहीं गिर गई। उसने भौहें चढ़ाकर चिड़िया को पहचाना, फिर देखा कि पूरा हॉल उसे घूर रहा है। उसने राजकुमारी की तरह झुककर अभिवादन किया और वापस बैठ गई। जैसा कि मैं कह रहा था, पोलक्स ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। सोफी ने अगाथा की ओर झपट्टा मारा। क्या? उसने होठों से कहा। हमें मिलना होगा, अगाथा ने इशारे से जवाब दिया। मेरे कपड़े, सोफी ने होठों से कहा और मंच की ओर मुड़ गई। हेस्टर और अनादिल ने पहले सिरकटी चिड़िया को देखा, फिर अगाथा को देखा। हमें ये पसंद है, अनादिल ने चुटकी लेते हुए कहा, और चूहे सहमति में छी छी करने लगे। तुम्हारे पहले साल में 3 प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम होंगे: कहानी द्वारा परीक्षण, प्रतिभाओं का सकस और स्नोबॉल, कैस्टर गुर्राया। पहले साल के बाद तुम्हें 3 समूहों में बांटा जाएगा, एक खलनायक और नायक नेताओं के लिए, एक सहायक अनुयायियों और उनके साथियों के लिए, और एक मोग्रफ्स के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो रूपांतरित होंगे। अगले 2 वर्षों तक लीडर अपने भावी दुश्मनों से लड़ने का प्रशिक्षण लेंगे, पोलक्स ने कहा। फॉलोअर अपने भावी लीडरों की रक्षा करने के लिए कौशल विकसित करेंगे। मोग्रिफ अपने नए रूप में ढलना और खतरनाक जंगलों में जीवित रहना सीखेंगे। अंत में 3रे वर्ष के बाद लीडरों को फॉलोअर और मोग्रिफ के साथ जोड़ा जाएगा और आप सभी अपनी यात्रा शुरू करने के लिए अनंत जंगलों में चले जाएंगे। सोफी ने ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन बीट्रिक्स लगभग टेड्रोस की गोद में बैठी थी, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पाई। गुस्से से आग बबूला होकर सोफी ने अपनी बदबूदार कमीज पर सिले हुए चमकदार चांदी के हंस के प्रतीक को नोचना शुरू कर दिया। यही उस कमीज में एकमात्र सहनीय चीज थी। अब बात करते हैं कि हम आपके भविष्य के मार्ग कैसे निर्धारित करते हैं। तो अच्छे और बुरे के विद्यालय में हम अंक नहीं देते, पोलक्स ने कहा। इसके बजाय प्रत्येक परीक्षा या चुनौती के लिए आपको अपनी कक्षाओं में स्थान दिया जाएगा ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। प्रत्येक विद्यालय में 120 छात्र हैं और हमने आपको आपकी कक्षाओं के लिए 20-20 के 6 समूहों में विभाजित किया है। प्रत्येक चुनौती के बाद आपको 1 से 20 तक का स्थान दिया जाएगा। यदि आप अपने समूह में लगातार शीर्ष 5 में स्थान पाते हैं, तो आप लीडर ट्रैक पर पहुंच जाएंगे। यदि आप बार बार मध्य श्रेणी में अंक प्राप्त करते हैं, तो आप फॉलोअर बन जाएंगे। और यदि आप लगातार 13 से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो आपकी प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग मोग्रिफ के रूप में होगा, चाहे वह पशु हो या पौधा। दोनों तरफ की पंक्तियों में बैठे छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे और पहले से ही इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि अंत में कौन एक टिम्बो पेड़ बन जाएगा। पोलक्स ने गंभीरता से कहा, मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि लगातार 3 बार 20 अंक पाने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत फेल कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लगातार 3 बार अंतिम स्थान पाने के लिए असाधारण अक्षमता की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह नियम आप में से किसी पर भी लागू नहीं होगा। उसकी पंक्ति में बैठे नेवज ने सोफी को घूर कर देखा। जब वे मुझे मेरी सही जगह पर पहुंचा देंगे, तो आप सभी मूर्ख महसूस करेंगे, है ना? सोफी ने पलटवार किया। आपके हृदय पर बना हंस का प्रतीक चिन्ह हमेशा दिखाई देगा, पोलक्स ने आगे कहा। इसे छुपाने या हटाने का कोई भी प्रयास चोट या शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, इसलिए कृपया ऐसा न करें। असमंजस में पड़ी सोफी ने दोनों ओर के विद्यार्थियों को अपनी वर्दी पर बने चमकीले चांदी के हंसों को छुपाने की कोशिश करते देखा। उनकी नकल करते हुए उसने भी अपनी कमीज का ढीला कॉलर मोड़कर अपने हंस को छिपाने की कोशिश की। पल भर में वह निशान उसकी कमीज से गायब होकर उसकी छाती पर आ गया। अचंभित होकर उसने हंस पर उंगली फेर दी, लेकिन वह उसकी त्वचा में टैटू की तरह धंसा हुआ था। उसने कमीज खोली और हंस उसकी त्वचा से गायब होकर फिर से उसकी कमीज पर दिखाई दिया। सोफी ने माथे पर शिकन डाली। शायद यह इतना भी सहनीय नहीं था। इसके अलावा, चूंकि इस वर्ष थिएटर ऑफ टेल्स गुड में है, इसलिए सभी संयुक्त विद्यालय कार्यक्रमों के लिए नेवस को यहाँ लाया जाएगा, पोलक्स ने कहा। अन्यथा आपको हर समय अपने अपने स्कूलों में ही रहना होगा।
थिएटर अच्छा क्यों है? डॉट ने मुंह में फज भरे हुए चिल्लाकर पूछा। पोलक्स ने अपनी नाक ऊपर उठाई। जो भी सर्कस ऑफ टैलेंट्स जीतेगा उसके स्कूल में थिएटर होगा। और गुड ने न तो सर्कस हारा है, न ही ट्रायल बाय टेल, और अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो इस स्कूल में पिछले 200 वर्षों में उसने कोई भी प्रतियोगिता नहीं हारी है, केस्टर ने गुस्से से कहा। खलनायक फिर से गरजने लगे। लेकिन अच्छाई बुराई से कितनी अलग है, डॉट ने गुस्से से कहा। भगवान न करे उसे पैदल चलना पड़े, सोफी ने धीरे से कहा। डॉट ने ये सुना और उसे घूर कर देखा। सोफी ने खुद को कोसना शुरू कर दिया। एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, उसे ही सब कुछ बर्बाद करना था। पोलक्स ने नेवल्स की शिकायतों को अनसुना कर दिया और कर्फ्यू के समय के बारे में बड़बड़ाता रहा, जिससे कमरे में आधे लोग सो गए। रीना ने हाथ उठाया। क्या दूल्हे के कमरे खुल गए हैं? अचानक वह दंपति जाग उठे। खैर, मैं अगली सभा में दूल्हे के कमरों पर चर्चा करने की योजना बना रहा था, पोलक्स ने कहा। क्या ये सच है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास बच्चे ही कर सकते हैं? मिलिसेंट ने पूछा। पोलक्स ने आह भरी। गुड टावर्स में बने ग्रूम रूम केवल उन एवर्स के लिए उपलब्ध हैं जो किसी भी दिन अपनी कक्षा के शीर्ष आधे भाग में रैंक रखते हैं। रैंकिंग ग्रूम रूम के दरवाजों पर और पूरे महल में प्रदर्शित की जाएगी। कृपया अल्बेमले को परेशान न करें यदि वह रैंकिंग प्रदर्शित करने में देरी कर रहा हो। अब कर्फ्यू नियमों के बारे में। ग्रूम रूम क्या होते हैं? सोफी ने हेस्टर से फुसफुसाते हुए पूछा। जहां एवर्स सजती संवरती हैं, अपने बाल संवारती हैं, हेस्टर सिहर उठी। सोफी उछल पड़ी। क्या हमारे पास दूल्हे के कमरे हैं? पोलक्स ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कभी भी ग्रूम रूम नहीं होते, प्रिय। हम अपने बाल कहाँ बनवाते हैं? सोफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां आपको पीटा और प्रताड़ित किया जाता है, पोलक्स ने कहा। सोफी बैठ गई। अब कर्फ्यू ठीक समय पर लागू होगा। कक्षा कप्तान कैसे बनते हैं? हेस्टर ने पूछा। इस प्रश्न और उसके पीछे के अभिमानपूर्ण लहजे ने उसे तुरंत ही दोनों पक्षों के बीच अलोकप्रिय बना दिया। अगर तुम सब कर्फ्यू निरीक्षण में फेल हो जाओ तो मुझे दोष मत देना, पोलक्स ने कराहते हुए कहा। ठीक है। ट्रायल बाय टेल के बाद प्रत्येक विद्यालय के शीर्ष रैंक वाले छात्रों को कक्षा कप्तान नामित किया जाएगा। इन 2 छात्रों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिनमें चयनित शिक्षकों के साथ निजी अध्ययन, अनंत वनों की यात्राएं और प्रसिद्ध नायकों और खलनायकों के साथ प्रशिक्षण का अवसर शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कप्तान अनंत वनों के कुछ महानतम दिग्गज बन चुके हैं। दोनों तरफ हलचल मची हुई थी, लेकिन सोफी ने दांत पीस लिए। वह जानती थी कि अगर उसे सही स्कूल में दाखिला मिल जाए तो वह न केवल गुड्स की कप्तान बनेगी, बल्कि स्नो वाइट से भी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। इस साल आपके स्कूलों में 6 अनिवार्य कक्षाएं होंगी, पोलक्स ने आगे कहा। 7वीं कक्षा, परियों की कहानियों से बचना, में अच्छाई और बुराई दोनों शामिल होंगी और यह स्कूलों के पीछे स्थित नीले जंगल में आयोजित की जाएगी। कृपया ये भी ध्यान दें कि सौंदर्य और शिष्टाचार केवल अच्छी लड़कियों के लिए हैं, जबकि अच्छे लड़कों के लिए इसके बजाय संवारना और शिष्टता की कक्षाएं होंगी। अगाथा अपनी बेहोशी से जागी। अगर उसके पास भागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे, तो सौंदर्यीकरण कक्षा का विचार ही आखिरी झटका था। उन्हें भागना ही था। आज रात यहाँ से निकल जाओ। उसने बगल में बैठी एक प्यारी सी लड़की की ओर देखा, जिसकी भूरी आंखें पतली थीं और काले छोटे बाल थे, और वह जेब के शीशे में अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। क्या मैं आपकी लिपस्टिक उधार ले सकती हूँ? अगाथा ने पूछा। लड़की ने अगाथा के रूखे, फटे होठों पर एक नज़र डाली और उसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। नाश्ता और रात का खाना आपके स्कूल के भोजन कक्ष में होगा, लेकिन दोपहर का भोजन आप सभी खुले मैदान में एक साथ करेंगे, केस्टर ने गुस्से में कहा। मतलब, अगर आप इतने समझदार हैं कि इस विशेषाधिकार को संभाल सकें। सोफी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर सभी स्कूल एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, तो कल उसे टेड्रोस से बात करने का पहला मौका मिलेगा। वो उससे क्या कहेगी और उस दुष्ट बीट्रिक्स से कैसे छुटकारा पाएगी?
स्कूल के द्वार के बाहर स्थित अंतहीन जंगल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्जित हैं, पोलक्स ने कहा। और भले ही यह नियम आप में से सबसे साहसी लोगों को समझ न आए, लेकिन मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण नियम याद दिलाना चाहता हूँ। एक ऐसा नियम जिसका पालन न करने पर आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सोफी एकदम चौकन्नी हो गई। अंधेरा होने के बाद कभी जंगल में मत जाओ, पोलक्स ने कहा। उनकी प्यारी सी मुस्कान लौट आई। आप अपने अपने स्कूलों में वापस जा सकते हैं। रात का खाना ठीक 7 बजे है। जैसे ही सोफी नेवल्स के साथ उठी, मन ही मन टेड्रोस के साथ अपनी लंच मीटिंग की तैयारी कर रही थी, तभी शोरगुल के बीच एक आवाज सुनाई दी। हम स्कूल मास्टर को किस नजरिए से देखते हैं? हॉल में सन्नाटा छा गया। छात्र स्तब्ध होकर मुड़ गए। अगाथा गलियारे में अकेली खड़ी थी और कैस्टर और पोलक्स को घूर रही थी। 2 सिरों वाला कुत्ता मंच से कूदकर उसके बिल्कुल पास गिरा और उसके ऊपर लार के छींटे पड़ गए। दोनों सिरों ने एक ही भयंकर भाव से अगाथा की आंखों में घूर कर देखा। ये स्पष्ट नहीं था कि कौन सा सिर किसका है। तुम नहीं कर सकते, वे गुर्राए। जैसे ही परियां छटपटाती हुई अगाथा को पूर्वी दरवाजे की ओर ले गईं, वह एक पल के लिए सोफी के पास से गुजरी, बस इतनी देर के लिए कि वो लिपस्टिक से लिखे संदेश से खराब हुई गुलाब की पंखुड़ी आगे बढ़ा सके। ब्रिज, रात 9 बजे। लेकिन सोफी ने इसे कभी नहीं देखा। उसकी निगाहें टेड्रोस पर टिकी हुई थीं, जो अपने शिकार का पीछा करने वाले शिकारी की तरह लग रहा था, जब तक कि बदमाशों ने उसे हॉल से बाहर नहीं धकेल दिया। ठीक उसी क्षण समस्या ने अगाथा को करारा झटका दिया। वही समस्या जो उन्हें हमेशा से परेशान कर रही थी। जैसे ही दोनों लड़कियां अपनी ओर खींची गईं आमने सामने की मीनारें, उनकी विपरीत इच्छाएं इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती थीं। अगाथा अपनी इकलौती दोस्त को वापस पाना चाहती थी, लेकिन सोफी के लिए सिर्फ एक दोस्त काफी नहीं था। सोफी हमेशा से और अधिक चाहती थी। उसे एक राजकुमार चाहिए था।